ये बंदा डेथ स्टार अवेकनिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है और कुछ ऐसा करता है कि सब शौक रह जाते हैं। रीजन ये नहीं था कि उसने हिडन क्लास व्हील ऑफ डेस्टिनी अवेकन कर ली थी, असली वजह तो ये थी कि उसने वहां पर खड़े सारे एसएस क्लास स्मगलर्स को मार दिया था। ये स्मगलर्स एक्चुअली में हर कंट्री के सबसे डेंजरस असैसिन्स होते हैं। ये दूसरे देशों के ट्रायल एरिया में घुसते हैं और नए प्लेयर्स को बेरहमी से मार देते हैं ताकि उनके अंदर इतना डर बैठ जाए कि उस कंट्री का फ्यूचर ही वीक हो जाए, क्योंकि जो भी यहाँ मारा जाता है उसके दिमाग में इतना गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पड़ता है कि कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाता। आज से लगभग 100 साल पहले ब्लू स्टार के बाहर अचानक एक अजीब प्लैनेट घोस्ट स्टार आ गया। इसके आते ही ज्यादातर पौधे और जानवर मॉन्स्टर्स में म्यूटेट हो गए। ह्यूमन टेक्नोलॉजी एकदम बेकार हो गई और इंसान धीरे धीरे बर्बाद हो गई। लेकिन इसी बीच लोगों को घोस्ट स्टार तक जाने वाला एक पोर्टल मिला जो वहाँ टेलीपोर्ट कर देता था। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, यहाँ अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे, मैजिक था और ऐसी पावर्स थी जो इंसानों के लिमिट से भी बाहर थी। एंड घोस्ट स्टार पर जो भी पावर्स मिलती थी उन्हें वापस ब्लू स्टार पे लेके आया जा सकता था और इसी वजह से ह्यूमंस को 20 गॉड्स का सामना करने की ताकत मिल गई। एंड अ न्यू एरा बिगन। अब हर तरह के प्रोफेशंस अवेकन होने लगे। कोई मार्शल डिसाइपल बनता और एक पंच में जमीन तोड़ देता, कोई डॉक्टर बनकर अपनी टीम को हील करता या पॉइजन का यूज करके टीममेट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता, और कुछ लोग एग्जीक्यूशनर बनकर असैसिनेशन करते। लेकिन घोस्ट स्टार में कौन सा प्रोफेशन अवेकन होगा ये पूरी तरह उन मटेरियल्स पर डिपेंड करता था जो तुम वहां से लेके आते हो। और अगर किसी को टॉप 10 प्रोफेशंस में से कोई एक अवेकन करना है तो उसके लिए कम से कम 50 मिलियन तैयार रखो। मतलब पुअर लोगों का कोई चांस ही नहीं। अपने छोटे भाई जियांग काई की अवेकनिंग करवाने के लिए उसका बीमार बड़ा भाई रोज 25 जॉब्स करता था। उसकी छोटी बहन स्कूल छोड़कर रेस्टोरेंट में काम करती थी और वहां के बदतमीज यंग मास्टर की हरासमेंट भी झेलती थी। इस वक्त जियांग काई डर के एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। ही वाज इन द ट्रायल। घोस्ट स्टार का ये ट्रायल बहुत बुरा था। सिर्फ जियांग काई नहीं, उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो ऑब्वियसली रो रहे थे। अवेकनिंग कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 मिनट सर्वाइव करना जरूरी था, बट हर एक मिनट भारी पड़ रहा था। कुछ ही देर में जियांग काई को रियलाइज हुआ कि पूरे एरिया में अब सिर्फ वही बचा है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने घर वालों को याद करता है। बड़ी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचा था और अगर मरना ही था तो अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी बार पूरी जान लगा देना ज्यादा बेहतर था। मॉन्स्टर के खाने से अच्छा उसने सीधा खाई में जंप मार दी और तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। तुम्हारा बर्ताव एक गैम्बलर से परफेक्टली मैच करता है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने 1 इन अ मिलियन चांस ट्रिगर कर दिया है और हिडन क्लास अनलॉक कर लिया। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा क्लास ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम हिडन क्लास व्हील ऑफ डेस्टिनी के ओनर हो। जब जियांग काई नीचे लैंड करता है तब उसे पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं, बल्कि उसकी पुरानी इंजरीज भी हील हो गई हैं। अगले ही सेकंड उसके सामने स्पेस में क्रैक पड़ता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। वो जियांग काई को बताती है तुमने टाइम पर क्लास ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, इसीलिए तुम्हारे बेस स्टैट्स रीसेट हो गए और तुम फुल हेल्थ के साथ रिवाइव हो गए। जियांग काई को लगता है कि घोस्ट स्टार पे एग्जिस्ट करने वाली कोई एआई है। उसके बाद वो जियांग काई को व्हील ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी एक्सप्लेन करना शुरू करती है। सबसे पहला टैलेंट है डबल। इस टैलेंट की वजह से तुम्हें मिलने वाले सारे सिस्टम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दोनों ही डबल हो जाएंगे और उस डबल टैलेंट के एक्टिवेट होते ही उसे सेकंड टैलेंट भी मिल जाता है। ये देखकर वो खुद भी शॉक रह जाता है। नॉर्मली क्लास ट्रांसफर के बाद सबको सिर्फ एक ही टैलेंट मिलता है। एआई उसे बताती है कि उसका दूसरा टैलेंट है सुपर क्रिटिकल हिट, जहां क्रिटिकल हिट सिर्फ 2x डैमेज देता है, ये 200x डैमेज देगा। इसका चांस सिर्फ 0.1% ही है, लेकिन अगर फ्यूचर में क्रिटिकल रेट बढ़ गया तो जियांग काई एक बहुत ही डेंजरस एक्जिस्टेंस बन सकता है। एंड इट वाज जस्ट द बिगिनिंग। जियांग काई नोटिस करता है कि उसके चारों बेस स्टैट्स मिलाकर टोटल 36 पॉइंट्स है, जबकि नॉर्मली क्लास ट्रांसफर के बाद टोटल स्टैट्स 20 पॉइंट्स के आसपास होते हैं। एआई बताती है कि ये भी उसके डबल टैलेंट की वजह से हुआ है। ये सुनते ही भाई अपना फुल कैलकुलेशन मोड में चला जाता है और कहता है मतलब अगर नॉर्मल बंदा लेवल अप करके 10 स्टैट पॉइंट्स लेता है तो मुझे उसी का 20 मिलेगा, तो मतलब एक लेवल अप 2 लेवल अप के बराबर होगा। तभी उसकी नजर पास में पड़े एक स्टील स्पाइक पर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये वही वेपन है जो थोड़ी देर पहले ह्यूमन फेस बीस्ट यूज कर रहे थे। जियांग काई उसको उठा लेता है। अब उसे लगने लगता है कि सिर्फ बड़े भाई का इलाज ही नहीं, शायद वो अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है। तभी सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन देता है। उसे 7 दिन के अंदर सेंट मेडिसिन सिटी पहुंचकर रिक्रूट मिशन कंप्लीट करना होगा। इन वहां पहुंचना वाज नॉट इजी, क्योंकि उसके बीच पूरा ट्रायल एरिया था जहां हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे और अगर रास्ते में मर गया तो उसका क्लास ट्रांसफर फेल हो जाएगा और वापस ब्लू स्टार भेज दिया जाएगा। वैसे दिखने में कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं लगती, बट ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए था। गरीब लोगों के पास दोबारा अवेकनिंग मटेरियल्स खरीदने के पैसे ही नहीं होते, इसलिए जियांग काई के पास सिर्फ एक ही चांस था। तभी उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। आवाज की डायरेक्शन में जाकर देखता है तो उसका दोस्त योंजो होता है एंड वो रोड वॉकर स्नेक्स के बीच में फंसा होता है। ये स्नेक्स बहुत ही वेनमस होते हैं एंड एक बार काटते ही बंदा खत्म। योंजो रोते रोते बस किसी तरह उनको अटैक रोक रहा था। जियांग काई बिना एक सेकंड वेस्ट के सीधा उसकी हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है। आखिर अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। योंजो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो जियांग काई से कहता है कि यहाँ से भाग जा, लेकिन जियांग काई उसे शांत रहने को बोलता है और अगले ही सेकंड अपना वेपन सीधा स्नेक्स की तरफ फेंक देता है। स्टील स्पाइक जाकर एक रोड वॉकर स्नेक को वहीं जमीन पर पिन कर देता है। अभी तक जो मॉन्स्टर्स अनबीटेबल लग रहे थे वो एक ही अटैक में मर गया। वैसे जियांग काई का ये अटैक सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि योंजो पहले ही स्नेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था। अब बाकी दोनों स्नेक्स का टारगेट जियांग काई बन जाता है। योंजो को लगा कि जियांग काई गया क्योंकि रोड वॉकर स्नेक्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगले ही पल जियांग काई उनके अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर देता है कि योंजो बस देखता ही रह जाता है। उसे ये चीज पता नहीं थी कि भले ही जियांग काई ऑफिशियली अभी लेवल 1 है, बट उसकी एजिलिटी ऑलरेडी लेवल 2 के प्लेयर जितनी हो चुकी थी, इसीलिए लेवल 1 मॉन्स्टर्स के अटैक्स डॉज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगते ही जियांग काई योंजो से कहता है कि वो बस स्नेक्स का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखे और जैसे ही चांस मिलेगा वो उन्हें एक एक करके फिनिश कर देगा। योंजो को जियांग काई पर पूरा भरोसा था। उसे पहले से ही यकीन था कि जियांग काई बाकी दोनों स्नेक्स को भी मार ही देगा, बट जब उसने सच में ये होता देखा तो वो शॉक रह गया। इधर जियांग काई खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसकी क्लास एक एजिलिटी टाइप क्लास थी, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी वो मॉन्स्टर्स को 1 हिट में मार दे रहा था। शायद इसका रीजन वही स्टील स्पाइक था जो उसे ह्यूमन फेस बीच से मिला था। ये वेपन काफी हाई क्वालिटी था और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता था। उधर योंजो तो बचने की खुशी में इतना इमोशनल हो जाता है कि जियांग काई को सोचते ही सोचते पीछे से आकर उसको जोर से हक कर लेता है। कहता है भाई ये तूने कैसे किया। जियांग काई कहता है बस मेरी किस्मत अच्छी थी एंड फिर उसे अपने हिडन क्लास व्हील ऑफ डेस्टिनी के बारे में बताता है और कहता है कि इसको सीक्रेट रखना। योंजो को कुछ पता नहीं था उसके बारे में एंड योंजो का खुद का प्रोफेशन भी कोई कम नहीं था। उसने मार्शल डिसाइपल अवेकन किया था जो सेंट मेडिसिन किंगडम के टॉप 5 प्रोफेशंस में आता है। अब जियांग काई को समझ आता है कि ये पॉइजनस स्नेक्स के अगेंस्ट इतनी देर तक सर्वाइव कैसे कर पाया, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, मार्शल डिसाइपल को अवेकन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, 50 मिलियन के मटेरियल चाहिए होते हैं। तो योंजो ने क्या लोन लिया कि क्या। योंजो तुरंत मना कर देता है और कहता है वो बाद में कभी बताऊंगा, फिलहाल पहले इन स्नेक्स की बॉडीज कलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें बेचकर काफी पैसा मिलते हैं। घोस्ट स्टार में मॉन्स्टर से मिलने वाले बॉडीज, वेपन्स और बाकी ड्रॉप सब बेचे जा सकते थे और योंजो भी घोस्ट स्टार इसीलिए आया था ताकि ज्यादा पैसे कमाकर अपने घर की हालात सुधार सके। घोस्ट स्टार में जब भी कोई मॉन्स्टर या इक्विपमेंट ड्रॉप होता था तो वो ऑटोमेटिकली कार्ड में कन्वर्ट हो जाता था ताकि एक्सप्लोरर उसे आसानी से कलेक्ट कर सके। अभी जो फाइट हुई थी उसे देखकर एक बात तो क्लियर थी, व्हील ऑफ डेस्टिनी मार्शल डिसाइपल से भी ज्यादा पावरफुल था। तभी एक लड़की
उनके पास आते हैं जिसका नाम होता है सू नुनवान। वो इनको कहती है कि हम लोग एक टीम बना लेते हैं क्योंकि ट्रायल अकेले कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। जियांग काई मना करते हुए कहता है कि हम लोग खुद ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तभी सू नुनवान बताती है कि वो डॉक्टर क्लास है और वो इन सबको हील कर सकती है और अगर ऐसे पॉइजनस मॉन्स्टर्स मिले तो उनका पॉइजन निकालकर इनके वेपन्स पर लगा सकती है जिससे उनकी अटैक पावर और बढ़ जाएगी। युनजू सोचता है डॉक्टर प्रोफेशन भी कितना अजीब है, हील भी करता है और पॉइजन भी यूज करता है। जियांग काई भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसे एक और टॉप 10 प्रोफेशन मिल गया था। एंड ऑनेस्टली देखा जाए तो न्यूबी ट्रायल में एक हीलर होना बहुत जरूरी था। अगर थोड़ी देर पहले उसका क्लास ट्रांसफर उसे फुल हेल्थ पर रिवाइव ना करता तो शायद वो सच में मर चुका होता। जियांग काई उसे टीम में वेलकम कर लेता है एंड वो सब निकल पड़ते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है ब्लू स्टार सेंट मेडिसिन किंगडम के जंगहोंग सिटी नंबर 18 खो स्टार पोर्टल बेस में। एक चश्मिश प्रोफेसर डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं। तभी एक पर्पल बालों वाली लड़की अंदर आती है और कहती है प्रोफेसर ली अभी न्यूकमर्स की सिचुएशन कैसी है और उसकी छोटी बहन कैसी है। ये थी न्यूबी ट्रायल इंस्ट्रक्टर सू लनलान। तब प्रोफेसर ली बताते हैं कि अभी जैसे दिख रहा है वैसे बहुत सारे न्यूकमर्स एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन आपकी बहन 2 लोगों के साथ टीम में है। ये सुनते ही सू लनलान के चेहरे के रंग उतर जाते हैं। उसने अपनी बहन को मना करा था कि टीम मत बनाना क्योंकि ट्रायल में जितने ज्यादा लोग एक जगह होते हैं उतनी ही जल्दी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सू लनलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है एक ह्यूमन फेस्ड बीस्ट ही पूरी टीम का सफाया करने के लिए काफी होता है और अगर ऐसे 2 मिल गए तो टीम के बचने के चांसेस लगभग 0 थे। वैसे घोस्ट स्टार पे मरने से ब्लू स्टार पर मौजूद असली बॉडी को कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता, बिल्कुल किसी गेम के कैरेक्टर की डेथ की तरह। लेकिन वहां मरने का एक्सपीरियंस इतना रियल और इतना हॉरिफाइंग होता था कि उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इंसान के दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देता था। घोस्ट स्टार से वापस हुए आए लोग चिल्लाते रहते थे और अपना सर पकड़ के रोते रहते थे। तो सू लनलान को लगा कि अभी से अपनी बहन के लिए साइकोलॉजिस्ट ढूंढना पड़ेगा और वो बस 2 कदम आगे बढ़ी होती है कि प्रोफेसर ली उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने 2 ह्यूमन फेस बीस्ट को मार दिया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग एकदम शॉक रह जाते हैं लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल रहा था। सिर्फ 3 मिनट पहले जब अचानक 2 ह्यूमन फेस बीस्ट उनके सामने आ गए थे तो तीनों जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं और जियांग काई की स्पीड युनजू और सू लनलान से ज्यादा थी तो इसीलिए जियांग काई अचानक से रुक जाता है। वो दोनों को आगे भागने के लिए बोलता है, कहता है मैं इन्हें रोकता हूँ, अगर इस तरह भागते रहे तो हम तीनों मरेंगे। युनजू फिर रोने लग जाता है, पता नहीं डर की वजह से या इस बात से कि उसका दोस्त अपनी जान रिस्क में डाल रहा था। अगले सेकंड जियांग काई हवा में जंप मारता है और अपना स्टील स्पाइक सीधा बीस्ट के बॉडी में घुसा देता है। उसे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि अटैक इतनी आसानी से लग जाएगा लेकिन अगले ही पल बीस्ट उसे जोर से उड़ा देता है। अब ये तो क्लियर था कि एक अटैक में इस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल था एंड अटैक होते ही ह्यूमन फेस बीस्ट और भी गुस्से में आ जाता है। वो जियांग काई की तरफ दौड़ पड़ता है। जियांग काई के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि क्या उसका न्यूबी ट्रायल यहीं पे खत्म होने वाला है। तभी सू लनलान युनजू से कहती है कि जियांग काई डेंजर में है, चलो उसकी हेल्प करते हैं। और युनजू इतना डरपोक था कि वहीं पर खड़ा हुआ था। वो इतना कांप रहा था और तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। जब उसने मार्शल डिसाइपल अवेकन किया था तब किसी मिस्टीरियस इंसान ने उसे 50 मिलियन के अवेकनिंग मटेरियल्स गिफ्ट किए थे। उस आदमी को पता था कि युनजू डेंजर के टाइम नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा डर जाता है लेकिन उसने युनजू के अंदर एक और क्वालिटी देखी थी। जब भी किसी और को उसकी जरूरत होती थी तब युनजू कभी पीछे नहीं हटता था। वो सीधा दोनों ह्यूमन फेस बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है और पूरी ताकत से अपना पंच मारता है। उसके इस जबरदस्त अटैक से दोनों बीस्ट सीधा 800 मीटर दूर जाके गिरते हैं। जियांग काई को भी यकीन नहीं होता युनजू ने सच में अपने डर पर काबू पा लिया था। युनजू एक और पावरफुल अटैक मारता है, इस बार वो जमीन तक पड़ जाती है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ह्यूमन फेस बीस्ट को गिरा तो देता था पर उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था एंड यही मार्शल डिसाइपल की लिमिटेशन थी। इसी बीच सू लनलान भी जियांग काई को हील करना शुरू कर देती है। जियांग काई हैरान रह जाता है, ये तो कॉम्बैट क्लास भी नहीं है, ये वापस क्यों आई। सू लनलान सीधा जवाब देती है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई डॉक्टर अपनी इंजर्ड टीममेट को छोड़कर भाग नहीं सकता। वो नहीं चाहती थी कि जियांग काई और युनजू भी उसके फादर की तरह मर जाए। उसके फादर भी एक बैटल के दौरान सिर्फ इसलिए शहीद हो गए थे क्योंकि उन्हें टाइम पर मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पाया था और अब जब उसके अपने टीममेट्स को उसकी जरूरत थी तो वो उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगले सेकंड जियांग काई को फील होता है कि उसके सारे वुंड्स हील हो चुके हैं। वो दोनों की तरफ देखकर कहता है अगर तुम दोनों को मरने से डर नहीं लग रहा तो फिर आज इन मॉन्स्टर्स को दिखा देते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही थी कि तीनों मिलकर भी इन बीस्ट्स को इजीली नहीं मार सकते थे। तभी जियांग काई के दिमाग में एक आइडिया आता है, सू लनलान पॉइजनस मॉन्स्टर्स के पॉइजन निकालकर वेपन्स पर लगा सकती है जिससे अटैक पावर बढ़ जाती है। तो इसीलिए जियांग काई तुरंत रोड वॉकर स्नेक की बॉडी निकालता है और सू लनलान से कहता है कि इनका पॉइजन एक्सट्रैक्ट करो और साथ ही साथ में वो जियांग काई को हील भी करती रहे। ये काम आसान तो नहीं था लेकिन वो मैनेज कर रही थी एंड उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में उसने पॉइजन निकालकर जियांग काई के स्टील स्पाइक पर लगा दिया। न्यूबी होने के कारण जियांग काई सीधा सामना नहीं कर पा रहा था उनका। अब सब कुछ युनजू पर डिपेंड करता था। अगर देखा जाए तो तीनों की टीम बिल्कुल गेम की टैंक हीलर और डैमेज डीलर में परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। न्यूबीज होने से क्या होता है, अगर टीम वर्क सही हो तो बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी मारा जा सकता है। जियांग काई अपना स्टील स्पाइक पकड़कर दोबारा ह्यूमन फेस बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक तीनों अपना अपना रोल सही से निभाते रहेंगे तब तक चाहे सामने न्यूबी किलर ह्यूमन फेस बीस्ट क्यों ना हो, उसका एंड पक्का था। जियांग काई एक बार फिर अपने स्टील स्पाइक सीधा ह्यूमन फेस बीस्ट की बॉडी में घुसा देता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस तुमने एक ह्यूमन फेस बीस्ट को मार दिया है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड। ये देखकर तीनों को खुद यकीन नहीं होता, वो सच में ह्यूमन फेस बीस्ट को मार चुके थे। उधर दूसरा बीस्ट अपनी साथी के डेथ देखकर जोर से दौड़ता है लेकिन इस बार काई और उसकी टीम के चेहरे पर डर नहीं था। जब एक मर ही गया तो दूसरे को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तीनों फिर से कोऑर्डिनेशन के साथ में अटैक करते हैं और दूसरा बीस्ट भी मार देते हैं। उधर बेस में सू लनलान को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वो बस ये सोच रही थी कि आखिर उन्होंने सब करा क्या। लोकेटर के डेटा के हिसाब से ना तो युनजू और ना तो सू लनलान दोनों में से कोई भी ये नहीं कर सकता था। उन लोगों को जियांग काई लगता है लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके सिस्टम में जियांग काई का प्रोफेशन ही नहीं शो हो रहा था। सू लनलान कहते प्रोफेशन डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, ये है कौन जिसने इतनी आसानी से 2 बीस्ट को मार दिया। उधर जियांग काई ड्रॉप्स कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद तीनों जमीन पर लेट जाते हैं और जोर जोर से हंसना चालू कर देते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग जियांग काई के आइडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तब सू लनलान कहते हैं कि अगर हमने ऐसे बीस्ट को मार दिया तो सेंट मेडिसिन सिटी तक पहुंचने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। युनजू भी उसकी बात से एग्री करता है लेकिन जियांग काई का प्लान कुछ और ही था। कहता है कि इतनी जल्दी किस बात की एंड अभी हम वहां नहीं जाएंगे। काई उन्हें समझाता है कि अगर हम पॉइंट्स रैंकिंग में टॉप 3 के अंदर आ गए तो मिलिट्री की तरफ से स्पेशल इक्विपमेंट रिवॉर्ड मिलेंगे और मिलिट्री के रिवॉर्ड्स काफी पावरफुल होते हैं। ये नए प्लेयर्स के बहुत काम आते हैं और जब हम मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते तो सिर्फ फिनिश लाइन तक भागने से अच्छा है थोड़े और पॉइंट्स फार्म करते हैं, इससे लेवल भी बढ़ेगी और मिलिट्री रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। सीधा डबल बेनिफिट। जब काई इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही रहा था तो युनजू भी मान जाता है। टैंक होने की वजह से इस बार भी बेट उसी को बनना था लेकिन मुंह से फिर भी बोल देता है, वैसे तो मुझे बिल्कुल
डर नहीं लगता, लेकिन इतने सारे रोड वॉकर स्नेक्स को मेरे पीछे लगा देगा तो कहीं मैं ही ना पहले मर जाऊं। जियांग काई हंसते हुए कहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, तू मार्शल डिसाइपल है, टैंक भी कर सकता है और फाइट भी। मैं और सुनोन भी तो साथ है। अपनी स्ट्रेटजी की वजह से तीनों कुछ ही देर में 3 रोड वॉकर स्नेक्स को मार देते हैं। लेकिन घोस्ट स्टार का एक रूल था, एक्सपीरियंस सिर्फ उसी प्लेयर को मिलता जो फाइनल किल करता। इसीलिए काय का प्लान सिंपल था, सबसे पहले वो खुद एक्सपी लेकर जल्दी से लेवल अप करेगा ताकि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़े और पूरी टीम की सेफ्टी भी इंश्योर हो जाए। उसके बाद वो युनजो और सुनोन को भी मॉन्स्टर स्किल करवाकर उनकी लेवल बढ़ाएगा। एंड काय एक के बाद एक रोड वॉकर स्नेक्स को खत्म करता चाला। एंड थोड़ी देर में वहां जमा हुआ पूरा स्नेक ग्रुप साफ हो गया। एंड इसी के साथ जियांग काई लेवल अप कर गया। डबल टैलेंट की वजह से जियांग काई को डबल स्टैट पॉइंट्स मिले। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फाइनली पूरे दिन की मेहनत के बाद लेवल अप हो गया। युनजो एक्साइटमेंट में पूछता है, जियांग काई को टोटल 20 स्टैट पॉइंट्स मिले थे और अब उसके टोटल 56 हो गए थे। एंड ये चीज सुनते ही दोनों लोग शॉक हो जाते हैं, युनजो और सुनोन, क्योंकि नॉर्मली हर किसी को सिर्फ 10 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं और काय को 20 मिले थे। सुनोन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 56 टोटल स्टैट्स ऑलमोस्ट लेवल 4 प्लेयर के स्टैट्स के बराबर थे। जियांग काई लोगों को बताता कि मेरे प्रोफेशन की वजह से ऐसा है, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं डबल होंगे, पनिशमेंट मिली तो वो भी डबल हो जाएगी। एंड वो उन्हें फिर याद दिलाता है कि ये चीज किसी को बताना मत। एंड एक चीज से क्लियर हो गई थी कि ये प्रोफेशन बहुत पावरफुल था। तभी वो एआई दोबारा अपीयर होती है और कहती है, कांग्रेचुलेशंस, जियांग काई लेवल 2 पर पहुंच चुका है। डबल टैलेंट एक्टिवेट होने की वजह से तुम्हें 2 नए स्किल्स मिलेंगे। एआई पहला स्किल इंट्रोड्यूस करती है, स्किल 1 घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड। जब भी जियांग काई कोई चीज थ्रो करेगा उस अटैक में 20% आर्मर पेनिट्रेशन ऐड हो जाएगा और अगर वो कार्ड्स थ्रो करेगा तो आर्मर पेनिट्रेशन सीधा 200% तक बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बदले मेंटल पावर कंजप्शन भी 100% बढ़ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा स्किल बताती है, स्किल 2 घोस्ट आई फोकस। इस स्किल से जियांग काई की विजन रेंज और टारगेट ट्रैकिंग एबिलिटी 50% बढ़ जाएगी, लेकिन इस स्किल का यूज करने पर भी मेंटल पावर का कंजप्शन 100% ज्यादा होगा। अच्छी बात ये थी कि दोनों स्किल्स फ्यूचर में अपग्रेड भी किए जा सकते थे और दोनों ही लॉन्ग रेंज स्किल्स थे। उधर बेस में एक स्टाफ मेंबर घबराए हुए भागता हुआ अंदर आता है। इमरजेंसी, न्यूबी ट्रायल एरिया डेंजर में है, सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाओ। ये सुनकर सूल अल्लाह प्रोफेशनली शॉक हो जाते हैं। स्टाफ मेंबर बताता है कि हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आई है, एल कंट्री ने एक बार फिर अपने स्मगलर्स हमारे न्यूबी ट्रायल एरिया में भेज दिए हैं और इस बार ये एक लार्ज स्केल इन्वेजन है। आप सबको तुरंत रिस्पांस के लिए प्रिपेयर होना होगा। ये इंफॉर्मेशन लेके आए थे जियांगजोंग सिटी के हाईएस्ट कमांडर। सूल अल्लाह को पहले तो यकीन ही नहीं होता, वो दोबारा कंफर्म करती है। जनरल वीइंग सिर्फ इतना कहते हैं, अगर ये झूठ होता तो मैं यहाँ खुद कभी ना आता। स्मगलर्स एल कंट्री का एक स्पेशल प्रोफेशन था, इनका सिर्फ एक ही काम होता था, दूसरे देशों के न्यूबी प्लेयर्स को ढूंढकर बेरहमी से मारना ताकि उस कंट्री का फ्यूचर डेवलपमेंट ही रुक जाए। घोस्ट स्टार के रूल्स के हिसाब से हाई लेवल प्लेयर्स कभी भी न्यूबी ट्रायल एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। हर न्यूबी को अपने ट्रायल खुद ही कंप्लीट करना पड़ता था, लेकिन स्मगलर्स इस रूल का एक्सेप्शन थे। वो अपने स्पेशल प्रोफेशन की वजह से दूसरे कंट्रीज के ट्रायल एरिया में घुस जाते थे और उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं होता था। वो न्यू कमर्स को मारने से ज्यादा टॉर्चर करते थे कि अगर कोई बच भी जाए तो उनका कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्पिरिट हमेशा के लिए टूट जाए एंड उस कंट्री के न्यू कमर्स की संख्या कम होती जाए। सूल बस ये चाहती थी कि उसकी बहन का सामना इनसे ना हो। जनरल वीइंग कहते हैं, तैयार हो जाओ, स्मगलर्स का लार्ज स्केल इन्वेजन शुरू हो चुका है। इस बार के न्यूबी ट्रायल के लिए हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना होगा। उधर जियांग काई और उसकी टीम घोस्ट स्टार के अंदर और आगे बढ़ रहे थे, तभी पास की झाड़ियों से कोई आवाज आती है। जियांग काई को लगता है कि वहां पर कोई है एंड वो अपना स्टील स्पाइक निकाल लेता है। सूल और युनसु को वहां पर कुछ नहीं लगता और वो कहते हैं कि अभी वहीं से तो आए हैं। तो जियांग काई कहता है कि वहां नहीं, उससे भी आगे, एंड वो अपनी घोस्ट आई फोकस एक्टिवेट कर देता है और अगले ही सेकंड वो अपने स्टील स्पाइक को पूरी ताकत से थ्रो करता है। एक जोर की आवाज गूंजती है, अटैक सीधा टारगेट पर लगा था एंड जियांग काई बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उस डायरेक्शन में भागता है। एंड जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो सामने एक लेवल 2 वाइल्ड बोर मरा हुआ पड़ा होता है। युनसु कहता है सीधा लेवल 2 वाइल्ड बोर को वन शॉट। घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड उसकी थ्रो की पावर को बढ़ा रहा था और घोस्ट आई फोकस उसके विजन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता था। फिलहाल उसे बस थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए था, उसके बाद वो लेवल 3 हो जाता। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि और मॉन्स्टर्स ढूंढे जाए। तभी उनके पास वाली नदी से अचानक आवाज आती है। अगले पल कई लोग पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे देखते ही लग रहा था कि ये अच्छे लोग तो नहीं है। जियांग काई और उसकी टीम सावधान हो जाती है एंड अगले ही पल वो लोग तलवार निकाल लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है, हम बस तुम्हारा सीना काट कर तुम्हें लटका देंगे या फिर तुम्हारी स्किन उतार कर ह्यूमन फेस बीट्स को बुला लेंगे ताकि वो तुम्हें धीरे धीरे खाएं। ये सुनते ही सुनन बताती है कि ये लोग स्मगलर्स हैं एंड इस बार उनका मिशन सिर्फ एक था, सेंट मेडिसिन किंगडम के जितने भी न्यूकमर्स हैं उनमें से कोई भी ट्रायल पास नहीं करना चाहिए। जियांग काई और युनसु के रिस्ट वॉच स्कैनर के हिसाब से सबसे कम लेवल वाला स्मगलर भी लेवल 3 था और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल 5। जियांग काई को सिचुएशन का प्रेशर फील होने लग जाता है कि उनके पास ज्यादा प्लेयर्स भी थे और लेवल 5 का प्लेयर भी था। फिलहाल जियांग काई के स्टैट्स सिर्फ लेवल 4 प्लेयर के बराबर है। अगर वो लेवल 3 का हो जाता है तब उसके स्टैट्स लेवल 6 के बराबर हो जाएंगे। तो पहले लेवल 3 पहुंचना जरूरी था, लेकिन स्मगलर उसे कभी टाइम नहीं देते और तुरंत अटैक कर देते हैं। जियांग काई युनसु सुनन से कहता है हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं एंड इसीलिए स्मगलर्स ने लेवल 3 वालों को जियांग काई के पीछे भेज दिया एंड बाकी सबको युनसु और सुनन के पीछे लगा दिया। जियांग काई जंगल के अंदर पूरी स्पीड से भाग रहा था और दोनों स्मगलर्स उसके बिल्कुल पीछे थे। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असल में जियांग काई यही चाहता था। अचानक से दोनों स्मगलर्स देखते हैं कि जियांग काई उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया एंड तभी एक स्टील स्पाइक सीधा उनकी तरफ आता है। स्मगलर्स उसे मॉक ही करता है और वो मॉक कर ही जा रहा था कि उसकी बात खत्म नहीं होती और अगले ही पल वो हवा में उछल जाता है। उसकी तलवार टूट जाती है और देखकर उसका साथी बिल्कुल शॉक रह जाता है एंड जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है उसका साथी सीधा पेड़ पर स्टील स्पाइक से पिन हो चुका था। उसके पीछे वाला पेड़ भी बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया था और सीधा वन शॉट। जियांग काई सोचता है यही स्मगलर्स है, मुझे तो इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे एंड बचे हुए स्मगलर्स घबरा कर तुरंत जियांग काई का स्टेटस बदल चेक करते हैं और देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं कि जियांग काई लेवल 2 पे लगभग 60 स्टैट पॉइंट्स लेके बैठा हुआ। उस स्मगलर की रिस्ट वॉच तुरंत डेंजर वार्निंग देने लगती है, लेकिन जियांग काई उसे शॉक होने का भी टाइम नहीं देता। जियांग काई के रैपिड अटैक्स के सामने वो स्मगलर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था और अगले ही पल वो घुटनों के बल गिर के मर जाता है एंड इन स्मगलर्स को मारने के बाद जियांग काई की स्ट्रेंथ अब ऑलमोस्ट लेवल 4 एक्सप्लोरर के बराबर हो चुकी थी। वो पहले अलग डायरेक्शन में इसलिए भागा था ताकि एनिमीज को एक एक करके खत्म कर सके, क्योंकि उसे बस थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए था लेवल 3 होने के लिए। तभी एआई दोबारा उसके सामने अपीयर होती है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने स्मगलर्स को सक्सेसफुली किल किया है। अब तुम उनके रिस्ट वॉचेस कलेक्ट कर सकते हो और उनके डिसअपीयर होने से पहले ये
चूज कर सकते हो कि उनके एक्सपीरियंस लूटना है या नहीं। अभी तुमने 2 एक्सप्लोरर्स को किल किया है, हर एक से तुम 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स लूट सकते हो। जितना एक्सपीरियंस तुम लूटोगे उतना ही नहीं, उनका उससे डबल एक्सपीरियंस परमानेंटली चला जाएगा। जियांग काई बिना सोचे तुरंत एक्सपीरियंस लूट कर लेता है एंड इसी के साथ वो ऑफिशियली लेवल 3 पर पहुंच जाता है। जियांग काई के टोटल स्टैट 76 हो चुके थे एंड बाय द वे बता दूं लेवल 5 स्मगलर के स्टैट पॉइंट्स सिर्फ 60 थे। मतलब अब वो युनजो और सुनोन को भी बचा सकता था एंड अब शिकार करने की बारी जियांग काई की थी। उधर युनजो और सुनोन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। स्मगलर्स उनके आसपास खड़े होकर उन्हें देखकर हंस रहे थे। सुनोन पूछती है कि क्या जियांग काई वापस आएगा। युनजो बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है कि हां वो जरूर आएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी हमें छोड़कर नहीं भागेगा। एंड तभी 2 स्टील स्पाइक्स हवा चीरते हुए आते हैं और सबसे आगे भाग रहे 2 स्मगलर्स के शरीर को सीधा चीर देते हैं। युनजो मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पहले से पता था जियांग काई उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा एंड उनका लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। वो जोर से जियांग काई के ऊपर चिल्लाता है और कहता है सामने आ एंड 1-on-1 फाइट कर। लेकिन जियांग काई को जवाब नहीं देता। लीडर घबराकर हर तरफ देखने लगता है। वो जियांग काई की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं ये कोई बिल्कुल नया प्रोफेशन तो नहीं, क्योंकि एक अननोन एनिमी से लड़ना सबसे मुश्किल होता है और उसे लगता है कि सबसे सही भागना ही सही होगा। तो वो भागने लग जाता है, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। जियांग काई अपना स्टील स्पाइक पूरी ताकत से थ्रो करता है। स्पाइक एक चमकते हुए लाइट बीम की तरह हवा में निकलता है एंड स्मगलर की बॉडी के सीधा आर पार हो जाता है। अटैक इतना पावरफुल था कि उसके सीधे से एनर्जी का ब्लास्ट बाहर निकल पड़ता था और इसी के साथ जियांग काई सारे स्मगलर्स को खत्म कर देता है। तभी सुन जियांग काई को कहते हैं कि जल्दी आओ, युनजो की कंडीशन बहुत सीरियस है। वो युनजो को हील नहीं कर पा रही थी। युनजो कहता है काई मुझे पता तो जरूर वापस आएगा, लेकिन शायद इस बार मैं तुम दोनों के साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। जियांग काई बिना कुछ बोले पास पड़े आधे जिंदा स्मगलर को उठाता है और सीधा युनजो के ऊपर फेंक देता है और कहता है सब नाटक मत करो, मैंने इन 6 स्मगलर्स को जिंदा छोड़ा है, जल्दी इनको फाइनल हिट मारो, इनका एक्सपीरियंस लूट कर तुम भी लेवल अप हो जाओगे और फुल हेल्थ के साथ रिवाइव हो जाओगे। ये लोग जब इतने में ही थे तब उधर बचे हुए स्मगलर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग जियांग काई और उसकी टीम को टॉर्चर कर रहे थे। ये तीनों वही सब उनके साथ करने वाले थे एंड तीनों मिलकर बचे हुए स्मगलर्स को फिनिश कर देते हैं। उधर स्मगलर्स के डेटा सेंटर में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ वॉइस नोटिफिकेशंस पॉप अप होने लगते हैं। ये रिपोर्ट देखकर एल कंट्री के हायर अप्स को कतई अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि हमारे स्मगलर्स का पूरा स्क्वाड खत्म हो गया, कहीं सेंट मेडिसिन किंगडम में कोई नया प्रोफेशन तो अभी नहीं हुआ। उधर सेंट मेडिसिन किंगडम के हेडक्वार्टर्स में कुछ कम शॉप नहीं था एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से जियांग काई की पूरी टीम लेवल अप कर चुकी थी। जनरल वे कहते हैं कि मुझे सुनोन की टीम का कंप्लीट डेटा दिखाओ। वो देखते हैं सुनोन लेवल 3, युनजो लेवल 3, लेकिन जियांग काई के सामने सिर्फ उसका नाम शो हो रहा था। उसका प्रोफेशन भी अननोन था और लेवल भी। सुनोन को लगता है कि बात कुछ और ही है। उसकी बहन तो कॉम्बैट क्लास भी नहीं है और युनजो अकेले तो स्मगलर्स को कभी नहीं मार सकता। मतलब इस सब कुछ जियांग काई ने करा है। जनरल वे को भी अंदर से यही लग रहा था कि जियांग काई ने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट ब्लैंक थी। अब प्रोफेसर ली तब एक्सप्लेन करते हैं कि रीजन सिंपल है, जियांग काई अभी भी फर्स्ट जनरेशन रिस्ट वॉच यूज कर रहा है, उसके फंक्शंस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उसका डेटा प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहा। तभी जनरल कहते हैं कि जियांग काई के बारे में जितना डेटा है सब निकाल के लेके आओ एंड सीन शिफ्ट होता है। युनजो और सुनोन को नए स्किल्स मिलते हैं। युनजो का नया स्किल था अर्थ स्टॉर्म। इस स्किल से वो अपने आसपास के एनिमीज को आसानी से हवा में उड़ा सकता था और सुनोन को मिला हीलर्स हार्ट, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग एबिलिटी और पावरफुल हो गई। ये लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते हैं। तब जियांग काई बताता है कि वो भी लेवल 4 हो चुका है। युनजो पूछता है कि अभी तो तू लेवल 2 था, लेवल 4 कैसे बन गया। जियांग काई बताता है कि उसने भागते वक्त 2 स्मगलर्स को मारा था जो लेवल 3 के थे और वापस आकर उसने 10 और को मारा था, तो सीधा लेवल 4 हो गया और उसके टोटल 96 पॉइंट्स है एंड ये ऑलमोस्ट लेवल 8 एक्सप्लोरर के बराबर थे। सुनोन तब पूछते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है। तब जियांग काई कहता है कि मैंने उनके लीडर्स को बोलते हुए सुना था कि ये स्क्वाड 2 थी, मतलब स्क्वाड 1 अभी भी यहाँ पर है एंड अब अगला टारगेट होगा स्मगलर स्क्वाड 1। मगर स्क्वाड 1 के लोग अभी भी स्क्वाड 2 का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डेंजर धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। बस उनका लीडर थोड़ा सा अलर्ट था। वो हर किसी को कहता है कि किसी को भी अंडरस्टिमेट मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गलती कर बैठे। वैसे इनको भी पूरा यकीन था कि कोई भी न्यूबी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता एंड उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि जंगल से कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता। स्मगलर्स एज यूजुअल हंसी रहे थे कि उनका एक आदमी कहता है कि कहीं वही बंदा नहीं तो जिसने स्क्वाड 2 को मारा है। वैसे भी न्यूबी एरिया में जिंदा रहना ही मुश्किल होता है, इतना जल्दी लेवल अप करना नॉर्मल बात नहीं है। बट एक्चुअली में जियांग काई और उसकी टीम पहले से ही जंगल के अंदर छुपकर स्क्वाड 1 को ऑब्जर्व कर रही थी और जियांग काई ने सोचा कि अब इस बार सीधा अटैक करते हैं। उसके हिसाब से बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। जब स्मगलर लीडर ने देखा कि सिर्फ जियांग काई आ रहा है तब उसने भी कोई रिस्क नहीं लिया, अपनी पूरी टीम को फॉर्मेशन मेंटेन करने का ऑर्डर दिया और जियांग काई ने एक्सपेक्ट नहीं था कि ये लोग इतने कॉशियस निकलेंगे। उसने ये सोचा था कि वो कुछ स्मगलर्स को अपने पीछे लेके जाएगा और फिर युनजो अर्थ स्टॉर्म यूज करके उन्हें हवा में उड़ा देगा और जियांग काई एक एक करके सबको फिनिश कर देगा। लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। ये लोग एक लाइन में थे जिस वजह से युनजो एक अटैक में सबको कंट्रोल नहीं कर सकता था। मतलब प्लान ए फेल हो गया था और अब इनका प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। वो अचानक मुड़कर सीधा स्मगलर्स की तरफ ही दौड़ पड़ता है एंड इसी बीच जियांग काई को पहली बार उनका अटैक लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं, उल्टा और भी तेजी से उनके बीच घुस जाता है। वो इतनी तेजी से उनके बीच मूवमेंट करता है कि किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। उनका लीडर भी कंफ्यूज हो गया था कि ये सिर्फ लेवल 4 का है और इतनी आसानी से इनके अटैक्स डॉज कैसे कर रहा है और अगर कोई अटैक लग रहा है तो वो सिर्फ उसकी स्लीव को टच कर पा रहा है। तभी एक स्मगलर चिल्लाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता कि उसकी रिस्ट वॉच वार्निंग देती है, टारगेट एजिलिटी एक्सीड्स डिटेक्शन रेंज। लीडर कहता है रिस्ट वॉच कभी गलत डेटा नहीं दिखाता है और तब मैंने समझ आता कि इन सब के लग गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियांग काई कहता है फाइनली समझ आ गया तुम लोगों को। तभी एक गोल्डन लाइट आसमान की तरफ से उछलती है। वो और कोई नहीं युनजो था। उसका पूरा शरीर गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ था। वो हवा में रुककर नीचे स्मगलर्स की तरफ देखता है और अगले ही सेकंड वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है अर्थ स्टॉर्म। उसके जमीन पर लैंड करते ही जबरदस्त शॉक वेव निकलती है जो सारे स्मगलर्स को एक साथ हवा में उड़ा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग काई एक एक स्मगलर को फिनिश करना शुरू कर देता है एंड थोड़ी देर में पूरा स्मगलर स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है। वो जानबूझकर कुछ एनिमीज को लो एचपी पर छोड़ देता है ताकि युनजो और सुनोन भी उन्हें फिनिश करके एचपी ले सके एंड इसके बाद वो सब निकल पड़ते हैं मॉन्स्टर फार्म करने के लिए। तीनों जंगल के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जियांग काई दोनों को वार्न करता है कि सब लोग अलर्ट रहना, जैसे जैसे हम लोग फिनिश लाइन के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मॉन्स्टर्स भी लेवल अप हो रहे हैं एंड तभी वो लोग वहां पर रुकते हैं और देखते हैं 2 ह्यूमन फेस बीस्ट की लाशें पड़ी थी एंड उनके पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स थे। जियांग काई अपनी घोस्ट आई फोकस एक्टिवेट करता है। उसकी आंखों में व्हील ऑफ डेस्टिनी घूमने लगता है और तभी उसे दूर एक गोल्डन लाइट चमकती हुई नजर आती है। लग रहा था ये सब किसी गोल्डन क्रिएचर का काम था एंड तभी ये गोल्डन लाइट बिजली की स्पीड से उनकी तरफ आती है। सुनोन और युनजो घबरा जाते हैं। गोल्डन क्रिएचर पहले उन्हीं पे अटैक करता है एंड फिर वो सीधा जियांग काई की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गोल्डन लाइट जियांग काई के सामने आकर गायब हो जाती है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो जियांग काई के हाथ में एक छोटा सा क्रिएचर होता है एंड वो एक गोल्डन माउस था। माउस खुद भी कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ, मैं इस बार मिस कैसे हो गया। युनजो और सुनोन वहां पर हैरान हो जाते हैं। जियांग काई उन लोगों से पूछता तुम लोगों को फास्ट लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ये बस एक मोटा सा चूहा है एंड सुनते ही गोल्डन माउस गुस्सा आ जाता है
एंड वो कहता है कि तूने मुझे पकड़ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि तू मुझसे फास्ट है, बस इस बार मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एंड तभी जियांग काई उसे छोड़ देता है। गोल्डन माउस और गुस्सा हो जाता है और वो पूरी स्पीड से दोबारा जियांग काई पर अटैक कर देता है। एंड फिर भी वो दोबारा जियांग काई के हाथ में होता है। एंड एक्चुअली वो जियांग काई के लिए बहुत स्लो था। एंड उसके बाद वो फिर से माउस को छोड़ देता है और ऐसे ही बहुत बार वो लोग करते रहते हैं। एंड कई मिनट बाद गोल्डन माउस फाइनली हार मान लेता है। वो सीधा सरेंडर ही कर देता है। युनसू कहता है कि तूने तो अपनी स्पीड से एक पेड़ भी बना लिया। जियांग काई सोचता है कि अगर माउस इनकी टीम में आ जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगा इनके लिए। वैसे भी इनको अभी 2 ह्यूमन फेस बीट्स की बॉडीज भी मिली थी उसकी वजह से। वो एक बॉडी युनसू को देता है और एक बॉडी सुनवान को दे देता है और उसके बाद तीनों मॉन्स्टर हंट के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। टारगेट बस इतना था कि युनसू और सुनवान को लेवल 5 तक पहुंचाना था। एंड इन्हीं सब के बीच में एक हुड पहना हुआ न्यूबी फाइनली ट्रायल एरिया के फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। उसके सामने एक बहुत ही शानदार और विशाल बिल्डिंग खड़ी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मेन गेट की तरफ बढ़ता है। एंड तभी बड़े से मेटल गेट धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं और उसके सामने पूरी आर्मर पहने हुए 3 रिसेप्शन ऑफिसर आ जाते हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर कहता है, कांग्रेचुलेशंस न्यू एक्सप्लोरर, तुमने घोस्ट स्टार का न्यू ट्रायल सक्सेसफुली क्लीन कर लिया। अब से तुम घोस्ट स्टार के ऑफिशियली एक एक्सप्लोरर बन चुके हो। ये बोलने वाले थे न्यूबी रिसेप्शन ऑफिसर जिया था। उसके बाद वो थोड़ा अफसोस के साथ कहते हैं, लेकिन अफसोस तुमसे पहले ही कोई ट्रायल में फर्स्ट रैंक ले चुका है। ये सुनते ही हुड पहना हुआ लड़का ने उनके हाथ हटा दिए। सर, मैं मानता हूं कि मैं यहां सबसे पहले नहीं पहुंचा, लेकिन आप ये कैसे मान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नहीं हूं? ये बोलते ही वो अपने पास रखे मॉन्स्टर कॉप्स कार्ड्स का एक बड़ा ढेर निकाल देता है। इतनी सारी कॉप्स कार्ड्स देखकर वहां खड़े सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि रैंकिंग सिर्फ फिनिश लाइन पर पहुंचने से नहीं, पॉइंट्स के बेसिस पर डिसाइड होती थी। तो इतने सारे कॉप्स कार्ड्स का मतलब था बहुत बड़ा स्कोर। वो लड़का बड़े प्राउड से बोलता है, मैं हूं हियांग हुई और फ्यूचर में ज़ुआनवू गिल्ड का हाई रैंकिंग मेंबर बनूंगा। ये नाम सुनते ही सब समझ जाते हैं। ज़ुआनवू गिल्ड घोस्ट स्टार की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक थी। अब इतना स्कोर देखकर किसी को भी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। जिया ताओ मुस्कुराकर बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस, तुम सिर्फ इस ट्रायल के फर्स्ट नहीं बनोगे बल्कि पूरे देश के टॉप 10 में भी आ सकते हो। वो वहीं खड़े खड़े बोलते हैं, आज ट्रायल में फर्स्ट आना मेरी जर्नी का बस पहला स्टेप है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, एक दिन पूरा घोस्ट स्टार मेरे नाम से आना जाएगा। उधर जियांग काई और उसकी टीम अभी भी जंगल के अंदर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, काफी देर से उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। नॉर्मली जितना फिनिश लाइन के पास जाती उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर मिलते। जियांग काई बोलता है कि शायद ये सब मोटे चूहे से डर के भाग गए। एंड अगले ही सेकंड उनको अपने सामने अचानक एक बहुत बड़ा पंजा नजर आता है। उन्हें पता चलता है कि सामने एक बहुत बड़ा वोल्फ पैक था एंड उनके बीच खड़ा था न्यूबी एरिया का बॉस वॉयलेंट शैडो वोल्फ किंग। तब तीनों को रियलाइज होता है कि वो गलती से शैडो वोल्फ की टेरिटरी में घुस आए हैं। कुछ ही पलों में पूरा वोल्फ पैक उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर युनसू की फिर से हवा रेड हो जाती है। जियांग काई अपने स्टील स्पाइक और मजबूती से पकड़ लेता है। वोल्स बहुत ज्यादा थे, अगर वो अकेले होते तो शायद भाग सकता था, लेकिन उसके साथ युनसू और सुनवान थे, इसी वजह से वो दोनों को छोड़कर भाग नहीं सकता। अब सिर्फ एक ऑप्शन था, लड़ना, तो इसीलिए वो लड़ना चालू करता है। युनसू भी अपना डर साइड में रखकर हवा में जंप करता है और अपना स्किल अर्थ स्टॉर्म पूरी ताकत से जमीन पर मारता है। शॉक वेव निकलते ही वोल्फ पैक की फॉर्मेशन टूट जाती है। इसी बीच सुनवान जियांग काई के स्टील स्पाइक पर पॉइजन कोट कर देती है। जियांग काई तुरंत घोस्ट आई फोकस और घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड दोनों स्किल्स एक साथ यूज करता है और सीधा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वोल्फ किंग पर फायर कर देता है, लेकिन अटैक उसके बॉडी से टकराकर सीधा वापस उछल जाता है। अटैक लगते ही वोल्फ किंग जोर से दहाड़ता है। उसकी आंख के पास एक पुराना स्कार था जो उसे और ज्यादा डेंजरस बना रहा था। अपने किंग की दहाड़ सुनते सारे वोल्फ एक साथ जियांग काई की टीम पर टूट पड़ते हैं। फाइट के बीच में एक वोल्फ सुनवान पर अटैक कर देता है एंड युनसू एक शैडो वोल्फ के मुंह पकड़कर खींचने लगता है। उधर जियांग काई की सिचुएशन बड़ी टेंस थी। वो वोल्फ किंग की डिफेंसिव ब्रेक नहीं कर पा रहा था एंड इधर पूरा वोल्फ पैक लगातार अटैक कर रहा था। इसी बीच जियांग काई की जेब में सो रहा गोल्डन माउस शोर की वजह से उठ जाता है। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वोल्फ किंग पर पड़ती है उसका मुंह तुरंत खराब हो जाता है। गोल्डन माउस सीधा जियांग काई के कंधे से गोल्डन लाइट की तरह निकलता है। वोल्फ किंग की तरफ वो इतनी जोर से पड़ता है कि अगले सेकंड वो चीख उठता है। गोल्डन माउस ने ना ही सिर्फ उसकी डिफेंस तोड़ी थी बल्कि उसे पूरी तरह इंजर्ड कर दिया था। ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। वोल्फ किंग के बॉडी पर एक गहरा वुंड दिख रहा था। गोल्डन माउस ने इतना बड़ा चांस दिया था कि जियांग काई उसे कैसे वेस्ट करता। वो बिना एक सेकंड सोचे अपने स्टील स्पाइक सीधा वोल्फ किंग की तरफ फेंक देता है और इस बार अटैक सीधा उसके वुंड में जाकर लगता है एंड वो घोस्ट आई फोकस की हेल्प से बार-बार उसी वुंड को टारगेट करना शुरू कर देता है एंड आखिरकार 200x क्रिटिकली ट्रिगर हो जाता है। वोल्फ किंग एक आखिरी दर्द भरी दहाड़ मारता है और वही मर जाता है एंड इसे देखकर सबकी सांस में सांस आती है। वो लोग सोचते हैं कि जियांग काई ने सच में वोल्फ किंग को मार दिया। खुद जियांग काई को भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इतनी जल्दी 200x क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो जाएगा ये उसने भी नहीं सोचा था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस एक्सप्लोरर जियांग काई, तुमने न्यूबी एरिया के बॉस वॉयलेंट शैडो वोल्फ किंग को सक्सेसफुली किल कर दिया है। एंड अपने किंग की डेथ देखते ही पूरे वोल्फ पैक का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उनके अटैक धीरे-धीरे कम होने लग जाते हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे थे एंड जियांग काई युनसू और सुनवान से पूछता है कि अगर तुम और फाइट कर सकते हो, तो वो लोग बिना हिचकिचाए बोलते हैं बिल्कुल। एंड अब जब वोल्फ किंग मर चुका था तो बाकी शैडो वोल्फ सिर्फ आसान शिकार थे एंड अभी थोड़ी देर पहले वोल्फ ने काफी परेशान किया था। तीनों परफेक्ट टीम के साथ पूरे वोल्फ पैक पर टूट पड़ते हैं। सुनवान पूरे फोकस हीलिंग और सपोर्ट पर रहती है। युनसू और जियांग काई लड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में पूरा वोल्फ पैक जमीन पर गिरा हुआ था। इस फाइट के साथ तीनों ने मिलकर न्यू ट्रायल का एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। यहाँ तक कि सुनवान जो खुद कॉम्बैट क्लास में नहीं थी उसे भी लगने लगा था कि वो काफी स्ट्रांग हो गई है। जियांग काई युनसू और सुनवान को कहता है कि जल्दी इनका फाइनल हिट मारो एंड दोनों उनको फिनिश करके एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद तीनों सीधा सेंट मेडिसन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो फाइनली वहां पहुंचते हैं तो उसकी ऊंची-ऊंची दीवारें देखकर तीनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। अभी गोल्डन माउस जियांग काई के कंधे से नीचे कूदता है और बिना पीछे देखे एक झटके में भाग जाता है। जियांग काई उसे रोकता नहीं है क्योंकि दोस्ती ऐसे जबरदस्ती नहीं होती है। शायद फ्यूचर में वो उसे फिर मिले। इस वक्त न्यूबी हॉल में काफी सारे लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे और उनका वेलकम कर रहे थे। जियांग काई रिसेप्शन ऑफिसर जिया ताओ से पूछता है, सर क्या मैं न्यूबी ट्रायल की रैंकिंग देख सकता हूँ? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले एक ताने भरी आवाज सुनाई देती है। क्या कॉन्फिडेंस है, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर का क्लीनर भी ट्रायल क्लियर करके यहाँ तक आ जाएगा। वो कहता है चल मैं ही तुझे रैंकिंग दिखा देता हूँ। जियांग काई उस आवाज को सुनते ही उस डायरेक्शन में देखता है और सामने ह्योंग भी खड़ा था। ह्योंग भी हंसते हुए बोलता है, देखा दोनों ही फर्स्ट आए, बस फर्क इतना है मैं फर्स्ट रैंक पर हूँ और तू बिल्कुल लास्ट। जरा इन लूजर्स को देखो, एक पॉइंट तक नहीं ला पाए, फिर भी रैंकिंग देखनी है। ये सब सुनते ही जियांग काई का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसकी मैं सिर्फ पैसा जोड़ने के लिए ह्योंग के घर काम करती थी और वहां भी उसे इसकी बदतमीजी से बचकर रहना पड़ता था। एंड इन सब में युनसू गुस्सा हो जाता है एंड जियांग काई उसे रोक देता है। फिर बिल्कुल शांत आवाज में सबके सामने कहता है, सॉरी सब लोग, लेकिन मुझे लगता है कि आज की रैंकिंग दोबारा अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि
टॉप 3 पोजीशंस तो हम तीनों लेने वाले हैं। ये सुनते ही हॉल में खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम तीनों जो अभी तक लास्ट में चल रहे हो, लेकिन अभी असली सरप्राइज बाकी था। जियांग काई सीधा जिया काओ से पूछता है, सर अगर कोई स्मगलर्स को किल करे तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने रिसोर्सेज निकाल देते हैं। जैसे जिया काओ उन्हें देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। उधर ह्वांग वी को अभी तक ये भी नहीं पता था कि स्मगलर्स होते क्या। वो जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि एक न्यूबी स्मगलर्स को मारेगा। गाइस इस ट्रायल में किसी ने स्मगलर्स देखे भी थे क्या? ये सुनते ही काफी लोग उसकी बात में हाँ मिला देते हैं। नहीं हमें तो कोई स्मगलर्स नहीं मिले। सर देखिए इन तीनों के अलावा किसी ने भी स्मगलर्स नहीं देखे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी रैंकिंग कैंसिल होनी चाहिए और इनकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। धीरे धीरे पूरी भीड़ भी चलाने लगती है, इन्वेस्टिगेशन करो, इन्हें पनिश करो। तभी हॉल में एक बारी आवाज गूंजती है, स्मगलर्स वाकई आए थे, बस हमें ये बात सबको बताने के मौका नहीं मिला। सब लोग उस एक्शन में देखते हैं। एक लंबा आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने अंदर आता है। ये थे जियांगोंग सिटी के डिप्टी कमांडर लू जुन। लू जुन बोलते हैं, जब मैंने पहली बार रिपोर्ट सुनी थी तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर्स ने मुझे पर्सनली यहाँ भेजा है ताकि मैं जियांग काओ उसकी टीम को रिवॉर्ड दे सकूं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है। ये सुनते ही ह्वांग वी के चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। अब जब मिलिट्री खुद कंफर्म कर रही थी तो कोई भी इस बात पर खुद शक नहीं कर सकता था। लू जुन जियांग काई की तरफ देखकर बोलते हैं, जियांग काई तुम लोगों ने स्मगलर्स क्राइसिस को खत्म करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए मिलिट्री ने डिसाइड किया है कि तुम लोगों के इक्विपमेंट्स रिवॉर्ड्स को स्पेशल अप्रूवल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। जो रिवॉर्ड्स पहले सेकंड और थर्ड रैंक को बी ग्रेड मिलना था, अब वो अपग्रेड होकर ए ग्रेड हो गया है। और जियांग काई का रिवॉर्ड जो पहले ए ग्रेड था अब ऑफिशियली एस ग्रेड होगा। ये सुनते ही जियांग काई और उसकी टीम खुश हो जाती है। खोज स्टार में बी ग्रेड और सी ग्रेड इक्विपमेंट वैसे ही काफी वैल्यूएबल माने जाते थे, लेकिन ए ग्रेड और एस ग्रेड इक्विपमेंट हर एक्सप्लोरर का सपना होते थे। ये सुनकर ह्वांग वी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जियांग काई को सिर्फ एस ग्रेड इक्विपमेंट ही नहीं मिला, बल्कि उसकी वजह से ह्वांग वी सीधा 4th रैंक पर आ गया। वो गुस्से में चिल्लाता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, इस रैंकिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये लोग एक नीचे दर्जे के घर से आते हैं, ये मुझसे ऊपर कैसे हो सकते हैं? जियांग काई का चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है। वो कहता है, ह्वांग वी अभी भी तुझे यकीन नहीं हुआ? मिलिट्री खुद आके कंफर्म कर रही है एंड अब मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी गलत बोलना। एंड ये सुनकर ह्वांग वी सीधा अपना वेपन समन कर लेता है। गलत? मैं क्या गलत बोला? तुम लोग वैसे भी नीचे दर्जे के लोग हो। तेरा भाई एक बीमार कुत्ता है, तेरी बहन सिर्फ एक नौकरानी है और तू वही कचरा है जिसे मैंने दीवार से लगाकर पीटा था। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? एंड ये बोलते बोलते वो जियांग काई की तरफ दौड़ पड़ता है एंड जियांग काई को फिर भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ कहता रहता है और कुछ ऐसा ही बोल रहा होता है कि अपनी वो बात पूरी भी नहीं कर पाता। एक ही बार और जियांग काई ने उसका गला काट दिया था। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय।